आप सबका युगधारा हिंदी चैनल में स्वागत है। मैं अर्चना सिंह पायक आज प्रस्तुत हूँ एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे कक्षा 11वीं के आरोह पाठ्य पुस्तक में संकलित पाठ घर की याद की। इसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। सबसे पहले हम भवानी प्रसाद मिश्र जी के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा जानेंगे। सन 1913 में आपका जन्म टिगरिया गांव होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ। आपकी प्रमुख रचनाएं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम न मम आदि हैं। आपको अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया, जिसमें साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्मश्री से अलंकृत किया गया। इनका देहावसान सन 1985 में हुआ। जहाँ तक लेखन की भावभूमि की बात करेंगे तो भवानी प्रसाद मिश्र एक सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रहे हैं और यही इनकी विशेषताएं इनके काव्य में भी परिलक्षित होती हैं। कविता और साहित्य के साथ साथ ये लगातार राष्ट्रीय आंदोलनों से भी जुड़े रहे। राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी सक्रिय भागीदारी रही। इस संबंध में इस कविता के अंतर्गत भी कुछ इशारा दिया गया है, इंगित किया गया है। आप गांधीवाद पर विशेष आस्था रखते थे। मिश्र जी ने गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ता है, इसलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा गया है। तो जो लयात्मकता चरखे में है वैसी ही सहज लयात्मकता इनकी कविता में भी है और इसलिए इनको कविता का गांधी कहा गया है। ये कुछ खास बातें हैं इनके बारे में। इसके बाद अब बात करते हैं घर की याद कविता के संबंध में। घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन किया गया है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सालती है मतलब कष्ट देती है, बहुत परेशानी होती है, उसको याद आती है घर की। कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं और घर की अवधारणा, सार्थक और मार्मिक याद इस कविता का केंद्रीय भाव है, इस कविता की केंद्रीय संवेदना है। तो घर की याद, अपने परिवार के प्रति जो प्रेम है कवि को, उस एक भाव को इस कविता की भावभूमि के रूप में स्वीकृत किया गया है, लिया गया है। चलिए हम सीधा कविता पर पहुंचेंगे। ये कविता थोड़ी लंबी है तो आप धैर्यपूर्वक इसको सुनेंगे और मैं चाहूँगी कि आप गौर से, धैर्यपूर्वक और समग्रता से इस कविता का अध्ययन करें। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर में सब जुड़े हैं, सब की इतने कब जुड़े हैं। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। इस प्रकार से अपने घर की याद करते हैं कवि और बताते हैं कि किस प्रकार से उनका परिवार है, वो अपने परिवार को याद कर रहे हैं। आज पानी गिर रहा है, कवि कहता है कि पानी गिर रहा है, यहाँ वृष्टि, इसको थोड़ा जूम करते हैं। हाँ, आज पानी गिर रहा है। ये जो पानी शब्द है, ये एक ओर तो प्रकृति में होने वाली वृष्टि का, ये वृष्टि अर्थात बारिश है और दूसरा इसका अर्थ है आंसू। ये आंसू भी है, ठीक। तो इस पानी के 2 अर्थ हैं। यहाँ एक अर्थ में वास्तव में प्रकृति में बारिश हो रही है तो वो पानी गिर रहा है। कहाँ हो रही है ये बात कभी नहीं यहाँ स्पष्ट कर रहा है, सिर्फ पानी गिर रहा है। बादल से गिर रहा है या आँखों से गिर रहा है ये कभी स्पष्ट नहीं करता। वो केवल कहता है कि आज पानी गिर रहा है। पानी, जल, वृष्टि हो रही है, आँखों से भी हो रही है, प्रकृति में भी हो रही है। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। यहाँ एक दूसरा अर्थ इसका ये निकल रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। कवि की आँखों से अश्रुपात हो रहा है और बहुत हो रहा है। वो अपने घर को बहुत शिद्दत से याद कर रहा है। रात भर गिरता रहा है,
कवि कह रहा है अभी ही नहीं गिर रहा, ये सारी रात से यही हाल है, रात भर से गिरता रहा है। अब देखेंगे हम कि ये भाव एक और प्रकृति में घटित, ये घटना एक बार प्रकृति में घटित हो रही है और साथ साथ कवि के जीवन में भी घटित हो रही है। कवि भी सारी रात से रो रहा है, तो कवि रो रहा है, रात भर गिरता रहा है, ये जो अश्रुपात है रात भर हो रहा है और इस कारण से कवि का प्राण और मन दोनों घिर रहे हैं। इस पानी गिरने की जो प्रक्रिया हो रही है, तो जिस प्रकार से बादल आकाश को चारों ओर से घेर लेते हैं, जब जल वृष्टि होती है तो जिस प्रकार आकाश को चारों ओर से बादल घेर लेते हैं, उसी प्रकार से कवि के प्राणों को और मन को उन स्मृतियों ने घेर लिया है। अब इन स्मृतियों, कौन सी वो स्मृतियां हैं, इनकी चर्चा कवि आगे करने जा रहा है, आगे वो कहने वाला है फिर से। लेकिन उस बात को, ये पानी गिरने की जो घटना हो रही है, वो इसको बड़ी शिद्दत से वो महसूस करता है और वो कहता है बहुत पानी गिर रहा है। फिर से वही बात, अभी ऊपर की दूसरी पंक्ति में आपने देखा था, ये इसमें भी कहा गया था बहुत पानी गिर रहा है, इसमें भी वही बात की है, बहुत पानी गिर रहा है। कवि जब इस बात की पुनरावृत्ति कर रहा है, इस पंक्ति की पुनरावृत्ति कर रहा है, तो यहाँ हमको यह संकेत दे रहा है वो कि हमें इस बात को गंभीरता से लेना है। बहुत पानी गिर रहा है, अर्थात जो बारिश हो रही है, चाहे वो आंसुओं की हो, चाहे वो जल वृष्टि बादलों से हो, बहुत अधिक हो रही है। अब घर नज़र में तिर रहा है। कवि क्या कहता है कि ऐसी स्थिति में जब आँखों से पानी उसकी गिर रहा है, तो ऐसे ही में उस पानी में क्या तैर रहा है। जब बाहर प्रकृति में वृष्टि होती है, बारिश होती है, तो जो भी पत्ते पड़े हैं, वो कोई सामान पड़े हैं, कोई कागज़ पड़े हैं, कुछ पॉलीथीन पड़े हैं, तो वो सब तैरते हैं उसमें। और यदि यही घटना कवि के व्यक्तित्व में हो, कवि के अंदर घटित हो रही है, तो अब उसके अंदर में क्या तैरेगा, उसका घर, उसकी नज़रों में उसका घर तैर रहा है, कवि का घर उसकी नज़रों में तैर रहा है। और वो घर कैसा है, घर की मुझसे दूर है। जो आज घर उसके पास में नहीं है, अर्थात कवि अपने घर में नहीं है, घर की मुझसे दूर है। दूर कैसे हो गया, क्योंकि कवि तो जेल में आ गया ना, कवि जेल प्रवास के दौरान की बात कर रहा है। तो घर की मुझसे दूर है, जो घर खुशी का पूर है। जो कवि क्या कहता है कि मेरा घर कैसा है, खुशियों से भरपूर है। पूर मतलब, ये पूर का अर्थ होता है भरपूर होना, भरा हुआ होना, ये भरपूर है। ये घर जो है खुशियों का पूर है, अर्थात पूर का आशय है, भरपूर है। मेरा घर खुशियों से भरपूर है। घर में 4 भाई, और क्या क्या है घर में, घर की बात करते हैं। जब घर की याद आती है कवि को, तो वो क्या बताता है, वो बताता है कि घर वह घर है मेरा जिसमें हम 4 भाई हैं। मायके में बहन आई, अक्सर मेरी बहनें मायके आती रहती हैं। मायका मतलब मेरी बहनों का, मायका मतलब मेरा घर। तो मायके में बहन आई, मेरी बहन मेरे घर में आती है, अभी भी आई होगी। कवि उस स्मृति को, अपने उस कल्पना को अपने मन में कर रहा है, उसके मानस पटल में एक कल्पना चल रही है। वो कल्पना ये है कि मेरा घर वो घर है जिसमें 4 भाई हैं और मायके से बहनें अक्सर आती रहती हैं। लेकिन अब यदि वो बहन घर आई होगी, तो वो बहन मायके में बहन आई बाप के घर। बाप के घर भी वो क्या है, मायका ही है। जो मायका है वही बाप का घर है, मतलब पिता का घर ही मायका होता है, माँ का घर ही मायका होता है। तो बहन आई बाप के घर, अभी भी मेरी बहनें मेरे घर आती होंगी, अपने पिता के घर आती होंगी। तो अब जब वे जानेंगी इस बात को कि उनका एक भाई जेल में है, तो ये घर कैसा हो जाएगा, परिताप के घर। हाय रे परिताप के घर। ये जो घर है, जो सुंदर कभी खुशियों से भरपूर था, ये देखिए यहाँ क्या था, खुशी का पूर था, अब वो परिताप का घर हो गया है। देखेंगे इस विरोधाभास को हम कि किस प्रकार से वह घर जो खुशियों से भरपूर था, अब इस सूचना के साथ कि घर का एक बेटा जो है जेल में बंद है, कैद है, तो अब वो घर वो क्या हो जाएगा, वो परिताप का घर हो जाएगा, जो कि खुशी का घर था।
तो बहन आई बाप के घर, जब मेरी बहनें मेरे पिता अपने पिता के घर मेरे घर आई होंगी और उनको पता चला होगा कि उनका एक भाई नहीं है, तो हाय रे परिताप के घर उनको लगा होगा कि मानो वो दुख के घर में आ गई हों। ये उनके पिता का नहीं बल्कि दुख का घर है। फिर इसके बाद में आगे फिर कवि कहता है, घर की घर में सब जुड़े हैं। घर की घर में सब जुड़े हैं। घर कैसा घर? वह घर जिसमें सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आत्मीयता का भाव इतना गहन है, इतना सघन है सबका एक दूसरे के प्रति कि उनका जुड़ाव बड़ा गहरा है। जुड़े हैं, यहाँ जुड़े हैं। कैसा जुड़ना है? ये जुड़ना आत्मा के स्तर पर है, ये मन के स्तर पर है, ये आत्मीयता है जो जुड़ना कहा है। तो घर की घर में सब जुड़े हैं। सबके इतने कब जुड़े हैं? अब ये जुड़ना कौन सा हो गया? ये भी जुड़ना। यहाँ कवि कहता है कि सब जुड़े हैं, हाँ जुड़े हैं, लेकिन फिर कहता है सबकी इतने कब जुड़े हैं? हम सब इकट्ठे हो ही नहीं पाते। ये जो पंक्ति है ये आत्मा के स्तर पर पूरे परिवारजनों का जुड़ाव बताती है। और यह पंक्ति है सबकी इतने कब जुड़े हैं। ये पंक्ति है, ये शारीरिक और भौतिक रूप से इकट्ठा होना, परिवार में लोगों के इकट्ठा होने के अवसरों की बात करती है। तो कवि ये कहना चाहता है कि हम सब जो आत्मा से एक हैं, आत्मा से परस्पर जुड़े हुए हैं, वे कभी भी ऐसा मौका नहीं हो पाता, सहज में ऐसा मौका नहीं हो पाता, यूँ कह लें कि हम सब एक साथ इकट्ठे हो जाएं, सारा परिवार इकट्ठा हो जाए। ऐसा बहुत कम अवसर होता है। अर्थात बड़ा जब परिवार होता है तो कभी कोई नहीं होता, कभी कोई नहीं होता। ऐसा बहुत कम अवसर होता है कि सब लोग एक साथ आ पाएँ। और आगे क्या बताता है कवि? क्या बताता है? वो कहता है, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। हम कितने भाई बहन हैं? हम 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं। कुल मिलाकर हम अपने माता पिता की 8 संतानें हैं और माता पिता सब मिला के 10 लोग रहे होंगे इनके परिवार में। 4 भाई 4 बहनें। हम 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं। और एक परिवार में बहन और भाई का स्थान किस प्रकार होता है? भुजा भाई प्यार बहनें। जो इस एक शक्ति की बात करते हैं तो किसी परिवार की शक्ति उसके पुरुष सदस्यों से अनुमानी जाती है, और जो प्रेम है वो महिला सदस्यों से, जो आत्मीयता है, जो एक दुलार वाली भावना है, वो प्यार जो है महिलाओं के अर्थ में जाता है, मतलब महिलाओं के हिस्से में जाता है। भुजा भाई प्यार बहनें। मेरे परिवार की शक्ति हम सब भाई हैं, और हमारी आत्मीयता, हमारा आपस में प्रेम, हमारा जो अंतरंग स्नेह है वो सब बहनों के पाले में है। अर्थात महिला सदस्य जो हैं वो उस परिवार के सौहार्द का आधार होती हैं, उस परिवार के परस्पर प्रेम का आधार होती हैं। तो इसलिए कहा गया है भुजा भाई प्यार बहनें। इस परिवार की शक्ति हम चारों भाई हैं, और हमारे इस परिवार में सतत बहने वाली प्रेम की धारा जो है वो हमारी बहनों से है। तो इस प्रकार से कवि कहता है भुजा भाई प्यार बहनें। और फिर अब इसके बाद में कवि याद करता है, अगले स्टैंजा में अपनी माँ को याद करता है। वो कहता है, और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी। वो कह रहे मेरी माँ है मेरे घर में, वो अनपढ़ है, बिना पढ़ी लिखी है, बहुत पढ़ी लिखी नहीं है। बिन पढ़ी माँ है, और दुख में वह गढ़ी मेरी। मेरी माँ कैसी है? कवि कहता है मेरी माँ दुखों के द्वारा गढ़ी गई है। गढ़ना मतलब होता है बनाना, गढ़ना, इस गढ़ने का अर्थ होता है मतलब बनाना। जैसे कुम्हार जो है एक उसको मटके को, एक दिए को, एक प्याले को गढ़ता है, बनाता है, उसको गढ़ना कहते हैं। तो अपनी माँ की चर्चा करता है कवि, और वो कहता है मेरी माँ बिन पढ़ी है, बिना पढ़ी लिखी है, और दुख में वह गढ़ी मेरी। ऐसे ही दुखों में वो गढ़ी हुई है, दुखों ने उसको गढ़ा है। मेरी माँ को दुखों ने बनाया है, अर्थात मेरी माँ ने जीवन में बहुत सारे
दुख देखे हैं, दुख तो देखे हैं, लेकिन माँ की जिसकी गोद में से रख लिया तो दुख नहीं। फिर यूं वो कहता है दुख यहाँ पर इतने हैं कि माँ को दुखों ने ही गढ़ा है। दूसरी ओर वो कहता है कि अगर माँ की गोद में हमने सिर रख लिया तो दुख नहीं, फिर तो हमको दुख नहीं हो सकता है। मेरे या बच्चों के सारे दुख दूर हो जाते हैं कब, जब वो माँ की गोद में सिर रख लेते हैं। तो यहाँ एक फिर विरोधाभास हम देखते हैं। ये विरोधाभास कैसा विरोधाभास है कि एक ओर तो माँ का दुखों के द्वारा गढ़ा हुआ होना और दूसरी ओर माँ के समीप दुख का कोई एहसास नहीं होना। यदि माँ है पास में तो दुख की कोई अनुभूति फिर नहीं रह जाती। तो यह एक विरोधाभास है कि यूं तो मेरी माँ दुखों से ही निर्मित है, लेकिन माँ के पास दुख नहीं है। माँ की गोद में सिर रखने पर दुख नहीं महसूस होते, कोई दुख नहीं रह जाते, जीवन बड़ा सुकून और शांति भरा हो जाता है। फिर और एक स्टैंजा में कवि अपनी माँ की ही चर्चा करता है। वो कहता है माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा। यहाँ तक कहाँ तक? यहाँ तक ये जो यहाँ तक शब्द आया है ये जेल के लिए आया, कभी जेल में है। तो माँ की स्नेह धारा मुझे यहाँ तक भी विस्तृत दिखाई पड़ती है। पसारा, पसारा मतलब फैलाओ, प्रसार, प्रसार मतलब फैलाओ, उसका विस्तार। तो माँ की जिसकी स्नेह धारा, मेरी माँ की स्नेह धारा का यहाँ तक भी मैं फैलाव महसूस करता हूँ। वो कहते हैं उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। यदि वो लिखना पढ़ना जानती होती तो शायद पत्र लिख करके भेजती, लेकिन उसके स्नेह के लिए उसका बिना पढ़ा होना भी, उसके स्नेह को मुझ तक इस जेल में बंद अपने बेटे तक संप्रेषित करने के लिए उसको अक्षरों की ज़रूरत नहीं है, उसको कागज़ और पेन और स्याही की ज़रूरत नहीं है, उसको लिखना नहीं आता। कभी कहता है मेरी माँ कैसी है, अनपढ़ है, बिन पढ़ी लिखी है, उसको लिखना नहीं आता, इसलिए वो पत्र तो ज़रूर नहीं लिख सकती। लेकिन बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, बिना पढ़ी लिखी माँ भी स्नेह की धारा को अनंत दूरियों तक भेज सकती है, अनंत दूर तक उसको प्रसारित कर सकती है। तो उसके स्नेह के लिए कोई बाधा नहीं है, उसकी स्नेह की धारा को मुझ तक पहुंचने में कोई बाधा नहीं है। हालांकि पत्र नहीं लिख सकती क्योंकि बाधा ये है कि उसको लिखना नहीं आता, लेकिन उसका प्रेम मुझ तक बराबर पहुंच रहा है। आगे कवि याद करते हैं अपने पिताजी को, वो पिताजी के चित्र को देखते हैं। ये सारी स्मृतियाँ उनके मन पटल पर घटित हो रही हैं, उनके मनोमस्तिष्क में एक एक करके उनके परिवारजन आ रहे हैं। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। अपने पिताजी की स्मृति करता है कवि और कहता है कि मेरे पिताजी ऐसे हैं कि यूँ तो उनके हम भाई बहन इतने बड़े हो गए हैं कि मैं जेल में आ गया हूँ तो वृद्धावस्था के दिन है, बुढ़ापे का समय है, लेकिन फिर भी उनको क्षण भर के लिए भी बुढ़ापे का एहसास नहीं होता। उनको कभी बुढ़ापे ने किसी प्रकार से अक्षम नहीं बनाया। वो बुढ़ापे के कारण, ढलती हुई अपनी उम्र के कारण अपनी शक्तियों को उन्होंने अब तक नहीं खोया। यहाँ तक कि किस हद तक वो अभी भी बुढ़ापे का कोई एहसास नहीं कर पाते, मानो वो अभी जवान हो, जो अभी भी दौड़ जाएं। वो जवानों की तरह अभी भी दौड़ सकते हैं, जो अभी भी खिलखिलाएं, वे बच्चों की तरह अभी भी खिलखिला सकते हैं। यानी उनका शरीर आज भी वैसा शक्तिशाली है जैसा युवावस्था में रहा होगा, और उनका मन ऐसा ही निष्पाप, निष्कलंक और मासूम है जैसा बचपन में रहा होगा। तो यहाँ बचपन और युवावस्था का एक मेल देखता है उनके बुढ़ापे में कवि। अपने पिताजी के व्यक्तित्व में क्या देखता है कि मेरे पिताजी आज भी जवानों की तरह दौड़ सकते हैं, मेरे पिताजी आज भी मासूम बच्चों की तरह निष्पाप हंसी खिलखिला सकते हैं। तो इसका मतलब आज भी उनके अंदर वृद्धावस्था के कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। और कैसे हैं मेरे पिताजी, आगे उनके बारे में और बताता है कवि। कहता है मौत के आगे ना हिचकें, हिचकिचाते नहीं हैं, डरते नहीं हैं किसी से, संकोच नहीं है, मृत्यु से भी नहीं डरते। किससे? मौत से सब डरते हैं, लेकिन मौत के आगे ना हिचकें। मौत से के आगे भी वो हिचकिचाते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। शेर के आगे ना बिचकें, बिचकें मतलब विचलित होना। तो
वो एक विचकें जो है एक लोक भाषा का शब्द है। विचलित होने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, डर जाने के अर्थ में इसका प्रयोग हो जाता है। तो यदि शेर भी उनके सामने आ जाए तो बिचकते नहीं है। बिचकते का मतलब क्या नहीं है, डरते नहीं है, विचलित नहीं होते, वो पीछे नहीं हटते। शेर के आगे ना बिचकें, यानी शेर से भी वो डर के विचलित नहीं होते हैं, मृत्यु से भी वो हिचकिचाते नहीं है, संकोच नहीं रखते हैं, उसका सामना करने के लिए डटकर तैयार रहते हैं। और कैसे हैं, बोल में बादल गरजता, उनकी आवाज़ जो है बड़ी गंभीर है। कैसी गंभीर है, जैसे बादलों की गर्जना हो, बादलों की गर्जना के समान शक्तिवान, ऊर्जावान और गंभीर आवाज़ के धनी हैं मेरे पिताजी। और काम में झंझाला रचता, और जब वो अपने कार्यों को करते हैं, जब वो अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हैं। यहाँ काम क्या है, काम उत्तरदायित्व हैं, कवि के पिता के उत्तरदायित्व, ये जो उत्तरदायित्व हैं ये हैं उसके काम। तो काम में झंझाला रचता, जब वो अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए पूरे मनोयोग से जुटते हैं तो ऐसा लगता है मानो झंझावात भी, जिस शिद्दत से झंझावात आते हैं, झंझावात तूफान, झंझावात का मतलब होता है तूफान, ये तूफान होते हैं। तो तूफान जिस प्रकार से लरजते हैं वैसे ही मेरे पिताजी अपने काम में जब लगे होते हैं, अपने कर्तव्य में जब लगे होते हैं तो उतनी ही शिद्दत के साथ, उतनी ही संपूर्णता के साथ वे लगते हैं जिस प्रकार से झंझावात तूफान पूरी जब आता है तो अपनी पूरी शक्ति के साथ झपटता है, उस प्रकार से मेरे पिताजी भी कर्तव्यनिष्ठ हैं। तो ये इस बात की चर्चा करता है। और फिर आगे और अगले स्टेंजा में पुनः कवि कहता है, क्या कहता है, आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुकद्दर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है घर नज़र में गिर रहा है। कवि कहता है कि आज जब मेरे पिताजी, ये उनका दिनचर्या की बात कर रहा है, कवि यहाँ उनकी दिनचर्या की बात कर रहा है। वो कह रहे हैं मेरे पिताजी का दैनिक कर्म है कि सुबह उठ कर के गीता पाठ करेंगे स्नान के बाद, और उसके बाद 260 दंड क्या होते हैं, शारीरिक एक्सरसाइज होती है, व्यायाम होता है। जैसे जो अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं ऐसे लोग कुछ व्यायाम किया करते हैं, हम सब व्यायाम करते हैं। तो ये उनके नित्य कर्म में शामिल था, गीता का पाठ भी और 260 दंड लगाना। तो मेरे पिताजी आज भी इस वृद्धावस्था के दौरान भी 260 दंड लगा सकते हैं, अर्थात वो बड़े शक्तिशाली हैं शरीर से। और खूब मुकद्दर हिला लेकर, आजकल हम लोग क्या लेते हैं, डंबल लेते हैं। डंबल 10 किलो का, 20 किलो का, 50 किलो का डंबल उठा करके फिर उसको उठाते हैं और फिर नीचे करते हैं, इस प्रकार से एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में क्या एक्सरसाइज हुआ करती थी, उस समय हुआ करते थे मुकद्दर। मुकद्दर मतलब जैसे हनुमान जी के पास गदा होती है ना, उस गदा को मुकद्दर कहते हैं, ठीक है। और वो कैसी होती है, पूरी ठोस होती है और इसलिए बहुत भारी होती है, बहुत भारी होती है। तो उस समय अपने बाजुओं की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए मुकद्दर लिया जाता था और मुकद्दर को लेकर के हिलाया जाता था, घुमाया जाता था। मूठ उनकी मिला लेकर, उनकी मूठों को मिलाया जाता था। तो दोनों हाथों में एक मुकद्दर पकड़ते, फिर उसके बाद 2 मुकद्दर पकड़ते और उनकी, जैसे आप लोग 2 डंबल पकड़ते हो और इस प्रकार से फिर एक्सरसाइज करते हो, पहले 1 डंबल से, फिर 2 डंबल से, फिर और भारी डंबल से, उसी प्रकार से उस समय मुकद्दर लेकर के एक्सरसाइज करते थे। 1 मुकद्दर के बाद 2 मुकद्दर लेकर के उनकी मूठों को आपस में मिला करके ये एक्सरसाइज, ये व्यायाम किया जाता था। मेरे पिताजी जब ये सब कुछ करके, जब कि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, जब वो नीचे आए होंगे और उन्होंने देखा होगा अपने परिवार को, और उस परिवार में जब मुझे ना पाया होगा तो नैन जल से छाए होंगे, उनकी आँखों में भी आंसू भर आए होंगे, वो भी रो पड़े होंगे, उनकी आंखें छलक आई होंगी, हाय पानी गिर रहा है घर नज़र में तिर रहा है। आज जो है
पानी गिर रहा है, ये जल वृष्टि जो हो रही है ये बाहर भी हो रही है और मेरी अपनी आँखें भी बरस रही हैं। ये कविता चूँकि बहुत लंबी है इसलिए हम इसे 2 पार्ट में बनाएंगे। ये तो पार्ट 1 था। आगे अगले वीडियो में आपको इसका पार्ट 2 मिलेगा। तब तक के लिए आप तैयार करें, इसको पुनः पढ़ें और आशा है आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद।